आज हम 800 से 1200 ईस्वी के भारत पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। ये वो दौर था जब ऊपर से शायद बहुत कुछ पहले जैसा लग रहा हो, लेकिन सतह के नीचे काफी कुछ बदल रहा था। अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, सब में। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख और अंश हैं और इनके जरिए हम इस दौर के मुख्य बदलावों और हाँ, जो चीजें वैसी ही रहीं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये 4 सदियां बदलाव और ठहराव का एक दिलचस्प मिश्रण थी। कई पुरानी चीजें तो चलती रहीं, लेकिन बहुत से नए तत्व भी उभरे, जिन्होंने इस युग को एक अलग पहचान दी। इन स्रोतों के आधार पर देखते हैं कि क्या तस्वीर उभरती है। चलिए अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं, ठीक है। स्रोतों में इस बात पर काफी बहस दिखती है कि ये आर्थिक ठहराव का दौर था या कि व्यापार लगातार चल रहा था। एक बड़ा संकेत 10वीं सदी तक सोने के सिक्कों का लगभग गायब हो जाना माना जाता है। क्या ये विदेशी व्यापार में गिरावट का सबूत था? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। सोने के सिक्के कम हुए, ये बात तो सच है। हम्म। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था? शायद नहीं। हम्म। देखिए, रोमन साम्राज्य के पतन का असर तो हुआ होगा, हम्म। पर 7वीं सदी में जब अरब साम्राज्य का उदय हुआ, हम्म। उसने पश्चिम एशिया से लेकर चीन तक व्यापार के नए रास्ते खोल दिए। हाँ। अरब व्यापारी भारत खूब आते थे, और भारत तब भी सोने चांदी से भरपूर माना जाता था। ये बाहर वालों के लिए बड़ा आकर्षण था। लेकिन फिर वो सोना चांदी सिक्कों में क्यों नहीं ढल रहा था? अजीब है। स्रोत बताते हैं कि ये महलों, मंदिरों, गहनों में लग रहा था या जमीन में गाड़ दिया जाता था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल अजीब है, और इसका कोई सीधा जवाब सच कहूं तो स्रोतों में भी नहीं मिलता है। ये उस दौर की एक पहेली है। हो सकता है स्थानीय जरूरतें वस्तु विनिमय या चांदी और तांबे के सिक्कों से पूरी हो रही हों, और सोना बस बड़ी संपत्ति के रूप में जमा हो रहा था। इसी से जुड़ा एक और बदलाव है। देश के अंदर का व्यापार, लंबी दूरी का व्यापार, वो शायद कम हुआ। ऐसा क्यों? कृषि तो बढ़ रही थी, नए राज्य भी बन रहे थे, शासक ब्राह्मणों को जमीनें देके बसा रहे थे, तो फिर व्यापार कम क्यों हुआ? हाँ, पर शायद इससे स्थानीय आत्मनिर्भरता बढ़ी। छोटे शहर और कस्बे अपनी जरूरतें आसपास से ही पूरी करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जो बड़े व्यापारिक निगम थे, जिन्हें श्रेणियां संघ कहते थे, हाँ हाँ, गिल्ड्स जैसे। बिल्कुल, उनका महत्व कम हो गया। ये अक्सर खास जातियों के होते थे और इनके अपने नियम थे। जब लंबी दूरी का व्यापार कम हुआ तो इनकी ताकत भी घटी। एक उदाहरण है द्वादश श्रेणी गिल्ड का, जो धीरे धीरे एक वैश्य उपजाति ही बन गया। और इसी दौर के कुछ धर्मशास्त्रों में, वो ग्रंथ जो सामाजिक धार्मिक नियम बताते हैं, उनमें समुद्र यात्रा पर रोक का भी जिक्र मिलता है। क्या इसका मतलब भारत दुनिया से कट रहा था? शायद पूरी तरह नहीं। वो नियम शायद ज्यादातर ब्राह्मणों के लिए थे, ताकि बाहरी विचारों से उनकी व्यवस्था को खतरा न हो। और दिलचस्प बात यह है कि इन कथित प्रतिबंधों के बावजूद समुद्र पार व्यापार, खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ, वो कम होने के बजाय बढ़ रहा था। अच्छा, ये तो विरोधाभास हो गया। एक तरफ देश के अंदर व्यापार सिकुड़ रहा है और दूसरी तरफ समुद्री व्यापार फल फूल रहा है। बिल्कुल। भारतीय व्यापारी, ज्ञानी, वैद्य, कारीगर, ये सब बगदाद जैसे इस्लामी शहरों तक जा रहे थे। हरिसेन की बृहत कथा कोश जैसी किताबों में तो समुद्री यात्राओं की ऐसी कहानियां हैं जो शायद सिंदबाद की कहानियों का आधार बनी। और दक्षिण भारत के मणिग्रामम और नांदेसी जैसे व्यापारी संघ तो विदेशों में बहुत सक्रिय थे। और इन्होंने सिर्फ व्यापार ही नहीं किया होगा, संस्कृति भी फैलाई होगी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने विदेशों में बस्तियां बसाई, मंदिर बनवाए। जावा का बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर या कंबोडिया का अंकोर वॉट हिंदू मंदिर, ये सब इसी दौर के हैं। वे अपने साथ धर्म, विचार और यहाँ तक कि खेती की तकनीकें भी ले गए, जैसे धान की खेती। इससे दक्षिण पूर्व एशिया में समृद्धि बढ़ी। बंगाल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह एक बड़ा केंद्र था उस समय। चीन के साथ व्यापार कितना अहम था? बहुत ज्यादा। चीन भारतीय मसालों, हाथी दांत, बढ़िया कपड़ों, जड़ी बूटियों का बड़ा खरीदार था। फारसी, अरब और खासकर तमिल और कलिंग, आज का उड़ीसा, बंगाल, वहां के भारतीय व्यापारी इसमें लगे थे। कैंटन बंदरगाह पर तो भारतीयों की अच्छी खासी बसावट थी, उनके मंदिर भी थे। यहां तक कि जापान में कपास की शुरुआत भी, कहते हैं, 2 भारतीयों ने की थी। बंगाल के पाल, सेन और दक्षिण के चूल राजाओं ने भी इस व्यापार को काफी बढ़ावा दिया। चूल राजा राजेंद्र प्रथम ने तो चीन के रास्ते में रुकावट डालने वालों पर नौसेना तक भेज दी थी। कमाल है। तो इसका मतलब भारत में जहाज भी बनते होंगे अच्छे खासे? बिल्कुल, जहाज बनाने की पुरानी परंपरा थी।
हालांकि स्रोत ये भी कहते हैं कि चीनी जहाज शायद ज्यादा बड़े होते थे, कई कई मंजिला। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, समुद्री दिशा सूचक यंत्र यानी कॉम्पस, वो चीन से अरबों के जरिए पश्चिम गया, भारत के रास्ते नहीं। कुल मिलाकर समुद्री व्यापार में दक्षिण भारत, बंगाल और गुजरात का दबदबा था, और ये उनकी समृद्धि का एक बड़ा कारण था। व्यापार की बात तो हो गई, अब जरा समाज और आम लोगों की जिंदगी पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि कारीगरी का स्तर तो ऊंचा बना रहा, कपड़ा, धातु का काम, पत्थर का काम, सब बेहतरीन था। लेकिन अमीरी गरीबी का फासला कैसा था? क्या वो बहुत ज्यादा था? हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा था। एक तरफ साहित्य में मंत्रियों, अफसरों और सामंतों के आलीशान जीवन का वर्णन मिलता है। कई कई मंजिला घर, विदेशी रेशम और ऊन के कपड़े, सोने चांदी के ढेर सारे गहने। एक करोड़पति व्यापारी का जिक्र है जिसके घर पर घंटियों वाली पताकाएं फहराती थीं। ढेर सारे हाथी घोड़े थे और घर में क्रिस्टल की सीढ़ियां थी। सोचिए जरा। वाह! और दूसरी तरफ आम आदमी की क्या हालत थी? दूसरी तरफ शायद काफी गरीबी थी। कश्मीर के लेखक कल्हण अपनी राज तरंगिणी में लिखते हैं कि दरबारी तो भुना मांस खाते थे और ठंडी शराब पीते थे, जबकि आम लोगों को चावल और एक जंगली कड़वी सब्जी, उत्पल शाक कहते थे उसी पर गुजारा करना पड़ता था। किसानों की हालत भी मुश्किल थी। कहने को तो उपज का छठा हिस्सा लगान था, पर कई और टैक्स भी थे। बेगार ली जाती थी, जिसे विष्टी कहते थे। बिना पैसे के काम करवाना? हाँ, और कुछ इलाकों में तो किसान जमीन से बंधे थे, जैसे यूरोप के सर्फ होते थे ना, उन्हें जमीन के साथ ही दान कर दिया जाता था। एक राजपूत सरदार के बारे में तो लिखा है कि वो मरे हुए पक्षियों के कफन तक से कमाई कर लेता था। और फिर लगातार अकाल और लड़ाइयां वो आम आदमी की कमर तोड़ देती थी। तो क्या ये समाज सामंती बनता जा रहा था? कुछ इतिहासकार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये सामंत, राणा, गरौत्त, ये कौन लोग थे? हाँ, सामंती शब्द पर इतिहासकारों में बहस है, पर इस दौर में ऐसे स्थानीय सरदारों का वर्ग तेजी से बढ़ा, ये सच है। ये अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे। कोई सरकारी अफसर था जिसे तनख्वाह के बदले जमीन का राजस्व मिलता था, कोई हारा हुआ राजा था, कोई स्थानीय ताकतवर खानदान का मुखिया या कोई कबीले का नेता। इन्हें जमीन से राजस्व वसूलने का हक मिलता था, भोग या जागीर कहते थे उसे, जो धीरे धीरे पुश्तैनी हो जाता था। यूरोपीय सामंतवाद से ये अलग था, पर इसकी मुख्य बात थी कि खेती करने वालों की मेहनत की कमाई पर उन लोगों का नियंत्रण बढ़ रहा था जो खुद खेती नहीं करते थे। और स्थानीयता बढ़ रही थी, मतलब हर इलाका अपने आप में सिमट रहा था। इस बदलते समाज में जाति व्यवस्था का क्या हुआ? क्या वो और कठोर हुई? देखिए, ब्राह्मणों की स्थिति तो और मजबूत हुई। राजाओं ने उन्हें खूब जमीनें दी, प्रशासन और ज्ञान के क्षेत्र में उनका दबदबा बना रहा। स्मृति लिखने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि असली क्षत्रिय अब रहे ही नहीं, सिर्फ ब्राह्मण ही द्विज यानी ऊंचे दर्जे के हैं। लेकिन क्या जमीनी हकीकत यही थी? राजपूतों का क्या हुआ फिर? वो तो शासक बन रहे थे। बिल्कुल, यही तो पेच है। एक तरफ ब्राह्मणों का ये दावा, दूसरी तरफ राजपूतों का एक नए और शक्तिशाली शासक वर्ग के रूप में उभरना। राजपूत कहाँ से आए, इस पर बहुत मतभेद हैं। कुछ मानते हैं कि वो विदेशी हमलावरों जैसे शक, हूण के वंशज थे। कुछ मानते हैं कि वो यहीं की जनजातियों या ब्राह्मणों से निकले। उन्हें लेजिटिमेसी यानी वैधता देने के लिए उनकी वंशावली पौराणिक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं से जोड़ी गई। एक दिलचस्प प्रक्रिया थी राजपूतीकरण। जैसे जैसे खेती फैली, कुछ ताकतवर कबीले या किसान समूह राजपूत बन गए। अच्छा, मतलब वो अपना दर्जा ऊंचा कर लेते थे। हाँ, कुछ ऐसा ही। अग्निकुल की कहानी भी इसी दौर की है, जिसमें कहा गया कि ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ की आग से 4 राजपूत वंश पैदा किए, प्रतिहार, सोलंकी, परमार और चाहमान। तो एक तरह से ब्राह्मण राजपूत गठजोड़ बन गया। राजपूत धर्म के रक्षक बने और ब्राह्मणों को बदले में सम्मान और संसाधन मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाति उतनी जड़ व्यवस्था नहीं थी जितनी कभी कभी लगती है। क्या नई जातियां भी बनी? बिल्कुल, कायस्थ जाति इसी दौर में उभरी। ये असल में अलग अलग जातियों के लोग थे जो राजाओं के यहाँ लिखने पढ़ने और हिसाब किताब का काम करते थे। धीरे धीरे उनकी अपनी एक अलग जाति बन गई। इसी तरह कई जनजातियों और बाहर से आए समूहों जैसे हूणों को हिंदू समाज ने अपने अंदर समेट लिया। अक्सर उन्हें कोई ना कोई जाति दे दी गई, तो समाज ज्यादा जटिल हो रहा था। नई जातियां, उपजातियां लगातार बन रही थीं। और शूद्रों और दलितों की स्थिति कैसी थी, जिन्हें अंत्यज कहा गया है? शूद्रों की स्थिति में शायद थोड़ा सुधार हुआ। उन्हें कुछ धार्मिक रस्मों की इजाजत मिली, जैसे जन्म,
नामकरण, दान वगैरह की। हालांकि वेद पढ़ने की मनाही बनी रही। खेती बढ़ने से कई जनजातियों को शूद्र वर्ण में शामिल किया गया, जैसे जाट। वो पहले पशुपालक थे, फिर किसान बने और शूद्र कहलाए। जहां तक दलितों की बात है, जिन्हें अंत्यज कहा जाता था, उनकी हालत शायद और खराब हुई। उन्हें अछूत माना जाता था, वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल बाहर। वो अक्सर बस्तियों से बाहर रहते थे। इतना ज्यादा भेदभाव? हाँ, स्मृतियों में तो ये तक बहस है कि उनकी छाया पड़ने से भी अपवित्रता होती है या नहीं। चांडालों को तो कहीं कहीं लकड़ी बजा के चलना पड़ता था, ताकि ऊंची जाति वाले उनके संपर्क में आने से बच सकें। उन्हें जमीन रखने का हक भी आमतौर पर नहीं था। गुलामी भी थी। युद्धबंदी, कर्ज न चुका पाने वाले या अकाल में बिकने वाले लोग दास बन जाते थे। पर शायद दासों से अंत्यज से थोड़ा बेहतर सलूक होता था और वे अपनी आज़ादी कमा भी सकते थे। समाज की बात हो रही है तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी इस दौर में? क्या उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आए? आमतौर पर तो महिलाओं को पुरुषों से कमतर ही माना जाता था। पति की आज्ञा मानना, उसकी सेवा करना, यही उनका मुख्य धर्म बताया जाता था। वेद पढ़ने का अधिकार उन्हें नहीं था। शादी की उम्र भी घटा दी गई थी, जिससे ऊंची पढ़ाई के मौके लगभग खत्म ही हो गए। लेकिन यहां भी कुछ विरोधाभास मिलते हैं। जैसे नाटकों में जिक्र आता है कि रानियों की दासियां संस्कृत और प्राकृत में कविताएं लिखती थीं। राजकुमारियां ललित कलाओं में, खासकर पेंटिंग और संगीत में निपुण हो सकती थीं। और संपत्ति के अधिकार में कुछ बदलाव आया था? हाँ, ये एक दिलचस्प बदलाव है। सामंती व्यवस्था बढ़ने के साथ परिवार की संपत्ति को बनाए रखना जरूरी हो गया था। तो महिलाओं को अपने पुरुष रिश्तेदारों की संपत्ति विरासत में पाने के अधिकार मिलने लगे, कुछ शर्तों के साथ। जैसे विधवा को पति की पूरी संपत्ति का अधिकार मिल सकता था, और अगर पति बिना बेटे के मर जाए तो बेटियां वारिस बन सकती थीं। ये तो महत्वपूर्ण बात है। हाँ, दूसरी तरफ सती प्रथा का भी जिक्र है। कुछ स्मृति लेखकों ने इसे जरूरी बताया, जबकि कुछ ने इसकी निंदा की। अरब यात्री सुलेमर ने लिखा है कि राजाओं की पत्नियां कभी-कभी अपनी मर्जी से चिता पर जलती थीं, पर यह शायद संपत्ति विवादों से भी जुड़ा हो सकता था। ऊंचे तबके की महिलाएं अक्सर एकांतवास में रहती थीं। हालांकि पर्दा प्रथा अभी शायद उतनी व्यवस्थित नहीं थी। 10वीं सदी में एक अरब यात्री अबू जैद ने देखा था कि भारतीय राजकुमारियां पुरुषों, यहां तक कि विदेशियों की उपस्थिति में भी बिना घूंघट के रहती थीं। और हाँ, कुछ महिला शासकों के उदाहरण भी हैं, जैसे वाकाटक वंश की प्रभावती गुप्त या कश्मीर की रानी दिद्दा। पर आम महिलाओं की जिंदगी तो वही घर गृहस्थी और बच्चों की देखभाल में ही बीतती थी, जो कि काफी कठिन रही होगी। रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? पहनावे, खान पान, मनोरंजन में क्या खास था? पहनावे में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखता। पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी मुख्य पहनावा रहा। उत्तर भारत में पुरुष कभी कभी जैकेट और महिलाएं चोली भी पहनती थीं। मूर्तियों में ऊंचे वर्ग के लोग कभी कभी लंबे कोट, पतलून और जूते पहने भी दिखाए गए हैं। कश्मीर के राजा हर्ष ने तो एक लंबा कोट दरबारी पोशाक बनाने की कोशिश भी की थी। सर्दियों में उन्हीं कपड़े पहने जाते थे। सूती कपड़ा तो आम था ही। अरब यात्रियों ने भारतीयों के गहनों के शौक का जिक्र किया है। स्त्री पुरुष दोनों को शौक था। अच्छा, पुरुष भी गहने पहनते थे? हाँ, बिल्कुल। एक चीनी लेखक चाओ जू कुआ ने लिखा है कि गुजरात में पुरुष और महिलाएं दोनों कानों में बालियां पहनते थे, और चुस्त कपड़े, सिर पर हुड और पैरों में लाल रंग के जूते होते थे। मार्को पोलो ने तो मालाबार के राजा के बारे में बताया कि वो सिर्फ लंगोटी पहनता था, लेकिन कीमती रत्नों और मोतियों से सजा रहता था, और सोने के बाजूबंद और पायल पहनता था, जिनकी कीमत एक शहर की फिरौती से ज्यादा थी। दूसरी तरफ क्विलोन जैसी जगह पर लोग कम कपड़े पहनते थे। और खान पान का क्या सब शाकाहारी थे? लगता तो है कि शाकाहार काफी व्यापक था, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक प्रमुख स्मृति लेखक उन बड़े मौकों का वर्णन करता है जब मांस खाया जाता था। अरे वाह! मोर, घोड़ा, जंगली गधा, मुर्गा और जंगली सुअर का मांस तो कानूनी भोजन माना जाता था। हाँ। और शराब पीना भी। औपचारिक अवसरों पर, जैसे विवाह और दावतों में, और आम नागरिकों के बीच भी काफी लोकप्रिय था। कुछ स्मृति लेखक ऊंचे 3 वर्णों के लिए मना करते हैं, पर कुछ अपवादों के साथ। मनोरंजन के लिए मेले, त्योहार, बगीचों की सैर, तैराकी पार्टियां, ये सब चलता था। जानवरों की लड़ाई भी होती थी, जैसे मेढ़े, मुर्गे थी, कुश्ती, पासा खेलना, शिकार और भारतीय पोलो, ये सब भी प्रचलित थे। अब आते हैं शिक्षा, विज्ञान और धार्मिक शिक्षा पर। इस दौर में ज्ञान विज्ञान की क्या स्थिति थी? क्या वो आगे बढ़ा या रुका? शिक्षा मतलब सबके लिए शिक्षा का कोई विचार नहीं था। पढ़ना लिखना एक छोटे से वर्ग तक ही सीमित था, मुख्यतः ब्राह्मण और कुछ हद तक कायस्थ, जो हिसाब किताब रखते थे। ऊंची शिक्षा की व्यवस्था कभी कभी मंदिरों द्वारा की जाती थी या छात्र गुरु के घर पर रहता था। मुख्य विषय थे वेद, व्याकरण,
तर्कशास्त्र और दर्शन। राजनीति का अध्ययन भी लोकप्रिय था। हाँ, कुछ बौद्ध विहार जैसे नालंदा वो शिक्षा के बड़े केंद्र बने रहे। नालंदा तो बहुत प्रसिद्ध था। हाँ, और बिहार में विक्रमशिला और उदंतपुर भी थे। इन केंद्रों में दूर दराज के स्थानों से छात्र आते थे, तिब्बत से भी। इन केंद्रों में रहने वालों के लिए शिक्षा और भोजन मुफ्त था। खर्च चलाने के लिए शासकों से भव्य अनुदान और जमीनें मिलती थीं। नालंदा के पास तो 200 गांवों का अनुदान था। कश्मीर भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण भारत में मदुरई और श्रृंगेरी जैसे स्थानों पर कई महत्वपूर्ण मठ स्थापित हुए। इन शिक्षा के केंद्रों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में विचारों को फैलाने और देश की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन विज्ञान का क्या? ऐसा लगता है कि इस दौरान विज्ञान की प्रगति धीमी हो गई या रुक सी गई। हाँ, कुछ हद तक ऐसा लगता है। खासकर शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी में गिरावट आई, क्योंकि शवों का विच्छेदन मतलब चीरफाड़ वर्जित माना जाने लगा और इससे निम्न जातियों का काम समझा जाने लगा। ज्योतिष का प्रभाव गणित पर ज्यादा हावी हो गया। फिर भी कुछ प्रगति हुई, जैसे भास्कर द्वितीय की गणित पर किताब लीलावती इसी दौर की है। चिकित्सा में खनिजों, विशेष रूप से पारे का उपयोग बढ़ा। पौधों और जानवरों पर भी कई पुस्तकें लिखी गईं। लेकिन हाँ, एक कमी दिखती है। भारत अच्छे घोड़ों के लिए मध्य एशिया, अरब और ईरान से आयात पर ही निर्भर रहा। इस ठहराव के कारण क्या हो सकते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो समाज का शायद ज्यादा कठोर और रूढ़िवादी होते जाना। दूसरा, और ये महत्वपूर्ण है, भारतीयों की खुद को बाहरी दुनिया के वैज्ञानिक विचारों से अलग थलग करने की प्रवृत्ति। 11वीं सदी के मध्य एशिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विद्वान अल बिरूनी ने इस बात पर ध्यान दिया था। उन्होंने भारतीय विद्वानों की तारीफ भी की, पर उन्हें अभिमानी, दम्भी, आत्मकेंद्रित और थोड़ा मूर्ख भी बताया। अरे हाँ, उन्होंने लिखा कि भारतीय विद्वान संवाद करने में प्रभाविक रूप से कंजूस थे और वे अपने ज्ञान को अपनी ही जाति के लोगों से छिपाने की पूरी कोशिश करते थे, विदेशियों से तो और भी ज्यादा। ये तो वाकई चिंता की बात है। अब आखिर में आते हैं धर्म पर। इस दौरान धार्मिक आंदोलन और विश्वासों में क्या बड़े बदलाव हो रहे थे? ये काल हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और विस्तार का साक्षी है, और साथ ही बौद्ध और जैन धर्म का निरंतर पतन भी देखने को मिलता है। कई पुराने बौद्ध और जैन मंदिरों को शिव या विष्णु मंदिरों में बदल दिया गया, जैसे पुरी का मंदिर, या दिल्ली में कुतुब मीनार स्थल पर भी पहले एक जैन मंदिर था। पूर्वी भारत में पाल शासकों के संरक्षण में बौद्ध धर्म कुछ समय तक टिका रहा, पर 10वीं शताब्दी तक उनके पतन के बाद उसे बड़ा झटका लगा। बौद्ध धर्म के कमजोर होने की और क्या वजहें थी? अंदरूनी कारण भी थे? हाँ, बिल्कुल। बौद्ध धर्म में आंतरिक विकास भी इसके पतन का कारण बना, जैसे पुरोहितवाद और अटकलबाजी बढ़ गई। मंत्रों का जाप और भिन्न प्रकार के रहस्यमय इशारों से मनचाहा फल पाने पर जोर दिया जाने लगा। तंत्र मंत्र, गुप्त अनुष्ठान, अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त करना, ये सब भी प्रचलित हो गया। इसी के साथ हिंदू योगियों का विकास हुआ, जिनमें गोरखनाथ सबसे प्रसिद्ध थे। नाथपंथी पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय थे और ज्यादातर निचली जातियों से संबंधित थे। उन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की निंदा की। धीरे धीरे बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के इतने करीब आ गया कि वो अपनी अलग पहचान ही खो बैठा। और जैन धर्म का क्या हुआ? जैन धर्म खासकर व्यापारियों के बीच लोकप्रिय बना रहा। गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। माउंट आबू पर जो दिलवाड़ा के शानदार मंदिर हैं, वो इसी समय बने। मालवा के परमार शासक और कर्नाटक के गंग शासक भी जैन धर्म के महान संरक्षक थे। इस अवधि में कई जैन बसादी यानी मंदिर और महास्तंभ यानी स्तंभ स्थापित किए गए। श्रवण बेलगोला में ग्रेनाइट चट्टान से काटकर बनाई गई विशाल प्रतिमा जो है लगभग 18 मीटर ऊंची, वो भी इसी समय स्थापित की गई थी। जैन सिद्धांत, जिसमें 4 उपाहारों ज्ञान, भोजन, औषधि और आश्रय पर जोर दिया जाता है, उसने इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने में मदद की। लेकिन समय के साथ जैन धर्म की बढ़ती कठोरता और शाही संरक्षण की कमी के कारण इसका भी पतन हुआ। तो फिर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ ब्राह्मणों के जरिए हुआ या इसके और भी रूप थे? नहीं, इसके कई रूप थे। एक तरफ तो शिव और विष्णु सर्वोच्च देवता बन गए। उनकी सर्वोच्चता दिखाने के लिए भव्य मंदिर बनाए गए। साथ ही कई स्थानीय देवताओं और जनजातीय देवी देवताओं को भी हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया। उन्हें शिव या विष्णु की पत्नी या सहयोगी बना दिया गया। इस प्रक्रिया ने सांस्कृतिक मेलजोल को दर्शाया, लेकिन इस धार्मिक पुनरुत्थान ने ब्राह्मणों की शक्ति और अहंकार को भी बढ़ाया।
अच्छा, तो इसके विरोध में भी कुछ हुआ? हाँ, इसके परिणाम स्वरूप कई लोकप्रिय आंदोलन हुए जिन्होंने ब्राह्मणों को निशाना बनाया और मानवीय समानता और स्वतंत्रता के तत्व पर जोर दिया। उत्तर भारत में तंत्रवाद का विकास हुआ, जो ज्यादा खुला था, और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। नयानार, जो शिव के भक्त थे, और आलवार, जो विष्णु के भक्त थे। हाँ, भक्ति आंदोलन के बारे में सुना है। ये संत तपस्या को खारिज करते थे और ईश्वर और उपासक के बीच प्रेम और बंधन पर आधारित धर्म की कल्पना करते थे। उन्होंने आम लोगों की भाषा जैसे तमिल में लिखा और बोला, जिसे हर कोई समझ सकता था। वे अपना संदेश जगह जगह घूमकर ले गए। इनमें निचली जातियों के लोग भी थे, यहाँ तक कि एक महिला संत अंदाल भी थी। उन्होंने सीधे सीधे जाति व्यवस्था या वैदिक कर्मकांडों का विरोध तो नहीं किया, लेकिन भक्ति का मार्ग उन्होंने जाति के निरपेक्ष सभी के लिए खुला रखा। भक्ति आंदोलन ने न केवल बौद्ध और जैन धर्म के कई अनुयायियों को हिंदू धर्म में वापस जीता, बल्कि कई जनजातियों को भी अपने में समेटा। तो ये भक्ति आंदोलन बाद में कैसे व्यवस्थित हुआ? बाद में नाथ मुनि जैसे आचार्यों ने आलवारों की शिक्षाओं को एकत्र किया और उन्हें व्यवस्थित किया। मंदिरों में उनकी रचनाओं का पाठ किया जाने लगा और पूजा के विस्तृत अनुष्ठान विकसित हुए। इन मंदिरों ने शासक और स्थानीय राज्यों की स्थिति को मजबूत किया और साथ ही ब्राह्मणों की स्थिति को भी, जिन्हें शासकों से उदार भूमि अनुदान प्राप्त हुए। फिर 12वीं शताब्दी के आसपास एक और लोकप्रिय आंदोलन शुरू हुआ, लिंगायत या वीर शैव आंदोलन। लिंगायत? हाँ, इसके संस्थापक बासव और उनके भतीजे चन्ना वासव थे, जो कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। लिंगायत शिव के उपासक हैं। उन्होंने जाति व्यवस्था, उपवास, तीर्थ यात्रा और बाल विवाह का कड़ा विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ये काफी क्रांतिकारी थे। इसी दौर में शंकर और रामानुज जैसे बड़े दार्शनिक भी हुए। उनका क्या योगदान था इस सब में? हाँ, बौद्ध और जैन धर्म के लिए सबसे गंभीर बौद्धिक चुनौती शंकर ने प्रस्तुत की, जिन्होंने हिंदू दर्शन को सुधारा। शंकर का जन्म संभवतः 9वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। शंकर का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, यानी अद्वैत, कोई दो नहीं है। इसके अनुसार ईश्वर और ये जो बनी हुई दुनिया है वो एक ही है। जो हमें भिन्नताएं दिखती हैं वो वास्तविक नहीं है, बल्कि अज्ञान यानी माया के कारण है। मोक्ष का मार्ग है ज्ञान, और ज्ञान वेदों से मिलता है। तो ये रास्ता तो बहुत कठिन हुआ। हाँ, ज्ञान का मार्ग केवल कुछ ही लोग अपना सकते थे। शंकर ने भक्ति के मार्ग को अस्वीकार नहीं किया, पर कहा कि वो ज्ञान के साथ जुड़ा होना चाहिए। फिर 11वीं शताब्दी में एक और प्रसिद्ध आचार्य हुए, रामानुज। उन्होंने भक्ति को वेदों की परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने तर्क दिया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान से ज्यादा ईश्वर की कृपा यानी प्रपत्ति या पूर्ण निर्भरता महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये ज्यादा लोगों के लिए सुलभ हुआ। हाँ, रामानुज ने इस बात पर जोर दिया कि भक्ति का मार्ग शूद्रों और दलितों सहित सभी के लिए खुला है। रामानुज द्वारा स्थापित परंपरा का ही अनुसरण माधवाचार्य और उत्तर भारत में रामानंद वल्लभाचार्य और अन्य लोगों ने किया। इस रूप में भक्ति 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य हो गई। तो कुल मिलाकर देखें तो 800 से 1200 ईस्वी का भारत सत्ता के नीचे वाकई महत्वपूर्ण बदलावों का दौर था। अर्थव्यवस्था पर बहस चल रही थी, समाज में सामंतवाद जैसी नई संरचनाएं उभर रही थीं, जाति व्यवस्था में जटिल गतिशीलता थी, महिलाओं की स्थिति बदल रही थी, विज्ञान में कुछ ठहराव दिख रहा था, पर व्यापार फल फूल रहा था, और धार्मिक क्षेत्र में भक्ति और सुधरे हुए हिंदू धर्म का उदय हो रहा था। बहुत कुछ चल रहा था। बिल्कुल सही कहा। निरंतरता और परिवर्तन के बीच की ये जो खींचतान है वो महत्वपूर्ण है। जबकि कुछ पुरानी संरचनाएं बनी रहीं, क्षेत्रीय राज्यों, भक्ति धर्म और विकसित होते व्यापार नेटवर्क जैसी नई ताकतों ने उपमहाद्वीप को एक नया रूप दिया। ये एक जटिल और गतिशील दौर था, इसमें कोई शक नहीं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। अल-बिरूनी ने इसी दौर में भारतीय विद्वानों के रवैये की आलोचना की थी कि वे बाहरी दुनिया से कुछ कटे हुए और अभिमानी थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि उसी समय भारतीय व्यापारी और संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया तक पहुंच रही थी। व्यापार फल फूल रहा था। ये विरोधाभास कैसे मुमकिन था कि एक तरफ बौद्धिक अलगाव हो और दूसरी तरफ व्यापारिक और सांस्कृतिक खुलापन? और इस विचलन के, इस बौद्धिक अलगाव के लंबे समय में क्या परिणाम हुए होंगे, सोचिएगा जरूर।